नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ प्रोडक्ट्स मतलब कुछ ब्रांड्स पूरी दुनिया में इतने हिट क्यों हो जाते हैं? आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में जाकर एकदम अलग लगे? जैसे मान लीजिए, एक ही कंपनी का कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, पर उसका टेस्ट अलग-अलग देशों में थोड़ा अलग होता है। या किसी फास्ट फूड चेन का मेन्यू, वो हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता? बस यही वो मजेदार पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। अब देखिए, कोका कोला से लेके सोनी तक ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने ग्लोबल मार्केट का कोड कह सकते हैं क्रैक कर लिया है। इन्होंने वो फॉर्मूला ढूंढ लिया है जो दुनिया भर में काम करता है। तो आज हम इनकी प्लेबुक के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि आखिर ये करते कैसे हैं ये सब। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ग्लोबल प्रोडक्ट की पहेली है क्या। फिर देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट की विदेश में जिंदगी कैसी होती है। इसके बाद एक बहुत बड़े फैसले पर बात करेंगे, प्रोडक्ट को बदलना है या नहीं। फिर जानेंगे कि ग्लोबल नाम में कितनी ताकत होती है। और आखिर में सारी जरूरी बातें एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, ग्लोबल प्रोडक्ट पहेली। देखिए, किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचना, ये सिर्फ उसे बॉक्स में पैक करके शिप करने जैसा आसान काम बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत कुछ और भी है। असल में होता क्या है, हर नया देश एक नई भूल भुलैया जैसा होता है। वहाँ की संस्कृति अलग, लोगों की जेब का हिसाब किताब अलग और कानून तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। और जो प्रोडक्ट इन सभी रास्तों से सही सलामत निकल जाता है, वही ग्लोबल सक्सेस कहलाता है। तो सवाल ये है कि कंपनियां इस भूल भुलैया से निकलती कैसे हैं? इसके लिए उनके पास एक बहुत ज़रूरी टूल होता है, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, या शॉर्ट में IPLC। आप इसे किसी प्रोडक्ट के ग्लोबल सफर का एक रोड मैप समझ सकते हैं। तो ये IPLC आखिर है क्या? देखिए, ये एक मॉडल है जो बताता है कि कोई प्रोडक्ट अपने देश से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे फैलता है। और सिर्फ फैलता ही नहीं, बल्कि समय के साथ उसके बनने और बिकने का पूरा तरीका कैसे बदल जाता है, एक्सपोर्ट से लेकर इंपोर्ट, कंपटीशन तक। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। जो ऊपर वाली लाइन है ना, वो दिखाती है कि कैसे एक देश कुछ नया बनाता है और फिर उसे दुनिया को बेचना शुरू करता है। और फिर ये जो नीचे वाली लाइंस हैं, ये बताती हैं कि कैसे धीरे धीरे दूसरे देश भी उसे बनाना सीख लेते हैं और आखिर में वो खुद ही उस प्रोडक्ट को बेचने लगते हैं। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। इसके 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1, एक देश कुछ नया बनाता है और उसे एक्सपोर्ट करता है। स्टेज 2, दूसरे डेवलप्ड देश भी उसे बनाना शुरू कर देते हैं। स्टेज 3, अब ये देश इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो ओरिजिनल देश से ही मुकाबला करने लगते हैं। और स्टेज 4, जो बड़ा दिलचस्प है, जिस देश ने उस प्रोडक्ट को ईजाद किया था, वही अब उसे दूसरों से इंपोर्ट करने लगता है। कमाल है ना? अच्छा, तो जब कोई कंपनी ग्लोबल मार्केट में उतरती है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन, कि भाई अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में एक जैसा रखें या हर नए देश, हर नए मार्केट के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव करें। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब वन साइज फिट्स ऑल, हर जगह एक ही प्रोडक्ट बेचो। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और एक जैसी ग्लोबल इमेज बनती है। और दूसरा रास्ता है एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन, मतलब लोकल ज़रूरत और पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट को बदल दो। इसका मकसद होता है मार्केट में गहराई तक उतरना और लोगों से जुड़ना। और ये बदलाव क्यों ज़रूरी हैं, ये टेबल हमें बहुत अच्छे से समझाती है। अब जाहिर सी बात है, किसी गर्म या नमी वाले देश में प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग होगी, है ना? या जहां लोगों की खरीदने की ताकत कम है, वहां दाम, क्वालिटी, फीचर्स सब पर असर पड़ेगा। मतलब छोटी से छोटी चीज मैटर करती है। मैकडॉनल्ड्स का ये उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में वो कैलोरी को ध्यान में रखकर वेज बर्गर लाते हैं, लेकिन भारत में यहां बीफ और पोर्क से बचना एक सांस्कृतिक और धार्मिक जरूरत है। ब्रांड एक ही है, लेकिन देखिए मार्केट की नब्ज पकड़ने का तरीका कितना अलग है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो दिखती नहीं पर शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है, इंटरनेशनल ब्रांडिंग की। अब ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ एक अच्छा सा नाम या लोगो नहीं होता। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक वादा है, एक भरोसा है। ये वो पहचान है जो आपके प्रोडक्ट को बाकियों की भीड़ से अलग करती है और लोगों के दिमाग में एक खास जगह बनाती है। तो एक मजबूत ब्रांड से लोगों को क्या फायदा होता है? पहली बात, खरीदने का फैसला आसान हो जाता है। क्वालिटी की एक तरह से गारंटी मिल जाती है। कभी कभी तो ये ब्रांड्स हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं, राइट? ये सारा खेल भरोसे और पहचान का है।
और ये जो ब्रांड के लिए लॉयल्टी होती है ना, ये रातों रात नहीं बनती। ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। सबसे नीचे लोग ब्रांड को जानते तक नहीं, फिर धीरे धीरे वो उसे पहचानने लगते हैं, उसे पसंद करने लगते हैं, और सबसे ऊपर की सीढ़ी पर लोग उस ब्रांड के इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो कोई और चीज लेंगे ही नहीं, वो सिर्फ उसी ब्रांड को ढूंढते हैं। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए आपकी अपनी इंटरनेशनल प्लेबुक के लिए कुछ जरूरी टेक अवेज पर नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? जीतने की स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने की नहीं है। नहीं, असली जीत तब होती है जब आप एक नए मार्केट की ज़रूरतों को, वहाँ की संस्कृति को गहराई से समझते हैं, उसके लिए हमदर्दी रखते हैं। तो ग्लोबल जाने के 3 सुनहरे नियम क्या हुए? पहला, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझिए ताकि आपकी टाइमिंग सही हो। दूसरा, लोकल ज़रूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बदलिए। और तीसरा, एक ऐसा ब्रांड बनाइए जो सरहदों के पार भी भरोसा और पहचान बना सके। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज की दुनिया जो इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में प्रोडक्ट्स और ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब एक जैसे हो जाएंगे, या फिर लोकल पसंद और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी? सोचिएगा जरूर।